MHRD changes to NEP, that is National Education Policy. जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं तो आप तक उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आखिरकार कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूवल दे ही दिया। आपको बता दें कि 2019 से इसमें चर्चा चल रही थी, लोकसभा और राज्यसभा में काफी बैठकें हो रही थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा चेंज लाने की आवश्यकता है और आखिरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अनाउंसमेंट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल द्वारा कर ही दी गई। इससे एमएचआरडी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज कर दिया गया और साथ ही काफी बड़े-बड़े चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाए गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेसिकली रेशियो है हमारे डाटा के अनुसार कितने स्टूडेंट्स को कॉलेज आना चाहिए, कॉलेज अथवा हायर एजुकेशन में आना चाहिए, जबकि कितने पढ़ने आ रहे हैं। इसका रेशियो होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे देश में देश का जो एवरेज है वो है 26.3% और इसको चेंज करने का इरादा है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, इसीलिए मैंने इस टर्म को यहाँ पे समझाया है। दोस्तों, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पहला स्टेटमेंट है उससे यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक हम इस नए एजुकेशन सिस्टम के द्वारा 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अपने देश के स्कूलों में ला देंगे। दोस्तों, दूसरे स्टेटमेंट में यह बताया गया है कि लगभग 2 करोड़ बच्चे इस 100% जीईआर की वजह से हमारे स्कूल में वापस आएंगे, जो कि किसी रीजन से स्कूल छोड़ देते हैं अथवा स्कूल नहीं आते हैं। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे 10+2 सिस्टम की जगह 5+3+3+4 स्कूलिंग सिस्टम को लागू किया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, यह वह 10+2 सिस्टम है जो अभी एग्जिस्ट करता है और यह आने वाले समय का सिस्टम है जिसे एनईपी ने इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। तो 5+3+3+4 सिस्टम, जिसमें सबसे पहला फाउंडेशनल होगा, फिर प्रिपरेटरी होगा, मिडिल होगा और फिर सेकेंडरी होगा। इसमें मिडिल और सेकेंडरी पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि बच्चों को हर एक स्ट्रीम का नॉलेज मिले और बच्चे अपना पैशन ढूंढ पाएं कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, वह वो पहले ही डिस्कवर कर पाएं। दोस्तों, मेरी राय माने तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और कोडिंग क्लास 6 से ही करानी शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, कम से कम 5वीं कक्षा तक मदर टंग में एजुकेशन देने की बात की गई है और अगर कुछ प्रदेश चाहें तो वह एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसे, यह भी कहा गया है।
दोस्तों एनईपी ने यह भी स्पेसिफाई किया है कि सेशन के एंड में जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उस रिपोर्ट कार्ड में एवरेज नंबर्स होंगे जो कि उनके सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। बेसिकली जो रटने की आदत थी इंडियन बच्चों में, उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। दोस्तों एनईपी में यह साफ साफ जाहिर किया गया है कि सभी सब्जेक्ट की बराबर मान्यता रहेगी, फिर वह सब्जेक्ट चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो। और साथ में यह भी कहा गया है कि एक फिजिक्स का बच्चा आर्ट्स ले सकता है, फिलोसफी पढ़ सकता है, पॉलिटिक्स पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है। जो बच्चा जो जो कुछ भी पढ़ना चाहे अपनी मेन स्ट्रीम के साथ, वह पढ़ सकता है। दोस्तों 10वीं और 12वीं बोर्ड कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन इनके प्रश्न पत्र में काफी डिफरेंस रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया गया है। परख नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वह सेटअप की जाएगी, ताकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन काफी कम रखे। तो परख नाम की ऑर्गेनाइजेशन अब 10th 12th बोर्ड के पेपर बनाएगी। साथ में एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है कि एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम पूरे देश में कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि सभी नेशनल कॉलेजेस अथवा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए मान्य किया जाएगा। दोस्तों टीचर को हायर करने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अब कर दी गई है, वह कर दी गई है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। और एनसीएफटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एवेल्युएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाएगी, जो कि एनसीटीई के अंतर्गत काम करेगी। एनसीटीई बेसिकली एनसीईआरटी से कंसल्ट करेगी कि कब उसे नए टीचर्स की आवश्यकता है, और एनसीएफटीई के द्वारा हायर किए जाएंगे ये टीचर्स। दोस्तों बेसिकली GER टू बी रेज्ड टू 50% बाय 2035 इन हायर एजुकेशन। एनईपी ने यह डिसाइड किया है कि लगभग 2035 तक हम 50% तक GER बढ़ा देंगे, और इसके लिए 3.5 करोड़ नई सीट्स हायर एजुकेशन यानी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें सीट्स बढ़ाई जाएंगी 3.5 करोड़, ताकि 50% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ सके। दोस्तों हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट लाया गया है, यानी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के अलावा और दूसरी स्ट्रीम के भी सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। साथ ही मल्टीपल एग्जिट एंट्री भी अलाउ करी गई है। दोस्तों मल्टीपल एग्जिट एंट्री के अंतर्गत कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ना चाहता है, तो उसे सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अगर सेकेंड ईयर के बाद कोई कॉलेज छोड़ना चाहता है, तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर के बाद बैचलर्स डिग्री दी जाएगी, और अगर 4 ईयर पूरा कंप्लीट करके अगर कोई बच्चा निकलता है, तो उसे बैचलर्स विथ रिसर्च डिग्री दी जाएगी। साथ ही यह भी रखा गया है कि जैसे फर्स्ट ईयर के बाद कोई बच्चा किसी रीजन की वजह से छोड़ना चाहता है, और फिर कुछ साल बाद वह फिर से कंटिन्यू करना चाहता है, तो वह सेकेंड ईयर से ही कंटिन्यू कर सकता है, उसे दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, जो कि टेक्नोलॉजी को एडवोकेट करेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेट करने की भी बात कही गई है। यह इस कंटेक्स्ट में अच्छी बात है कि जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, तो वह बच्चा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत फंडिंग लेकर अपनी फील्ड में रिसर्च कर सकता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। 6% ऑफ जीडीपी टू बी यूज्ड फॉर एजुकेशन। अब जीडीपी का जो 6% होगा, वह एजुकेशन की फील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें लोकल पर जितना फोकस है, उतना ही उसको ग्लोबल के साथ
इंटीग्रेट करने पर भी बल दिया गया है। एक और, जहां स्थानीय लोक कलाओं और विद्याओं, शास्त्रीय कला और ज्ञान को स्वाभाविक स्थान देने की बात है, तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भारत में कैंपस खोलने का भी आमंत्रण है। दोस्तों, अगर हम प्रोस की बात करें तो यह एजुकेशन सिस्टम काफी स्पेसिफिक है, एक्शन ओरिएंटेड ड्राफ्ट किया गया है और यह हमारे अभी के एजुकेशन सिस्टम में काफी बड़ा चेंज लेके आएगा। दोस्तों, एक और प्रोस यह है कि इट एम्फसाइजेस क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। बेसिकली बच्चों में कितना नॉलेज है, यह टीचर में कितनी क्वालिटी है उस नॉलेज को देने की, इस पे डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट यह बोलता है कि अब बच्चे रटने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, अब बच्चे रिसर्च फील्ड में भी बढ़ेंगे। तो बेसिकली रटने की संस्कृति को बंद करके अब रिसर्च बेस्ड संस्कृति बनाने का उद्देश्य है। वोकेशनल ट्रेनिंग एक अर्ली एज में स्टार्ट करना, उनसे इंटर्नशिप करवाना, कोडिंग करवाना एक अर्ली एज में, यह सब यह दर्शाता है कि फॉरेन कंट्रीज का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उस पर ही हमारा एजुकेशन सिस्टम आने वाला बेस्ड है। दोस्तों, सोशल एस्पेक्ट से भी यह काफी सक्सेसफुल हो सकती है। अगर देखा जाए तो जेंडर इंक्लूजन, मल्टीलिंगुअलिज्म, स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, इन सब बातों का भी एनईपी ने ध्यान रखा है। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लागू होते ही कई लोगों ने इसका विरोध किया, जैसे कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने ये बातें कही। दो खामियां हैं। पहली खामी यह है कि ये अपने पुरानी समझ और पुरानी परंपराओं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है, उससे मुक्ति नहीं हो पाई है। और दूसरा, जो भविष्य की जरूरतों की बात की करती है ये पॉलिसी, उन तक पहुंचाएगी कैसे शिक्षा व्यवस्था को, उसके बारे में गोलमोल है, चुप है या भ्रमित है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड, पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। दो खामियां हैं। पहली खामी यह है कि ये अपने पुरानी समझ और पुरानी परंपराओं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है, उससे मुक्ति नहीं हो पाई है। और दूसरा, जो भविष्य की जरूरतों की बात की करती है ये पॉलिसी, उन तक पहुंचाएगी कैसे शिक्षा व्यवस्था को, उसके बारे में गोलमोल है, चुप है या भ्रमित है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड, पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। दोस्तों, कुछ और कॉन्स यह भी हो सकते हैं कि देयर विल बी मेनी डिफिकल्टीज इन चेंजिंग द फीस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। दरअसल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो रहते हैं उनको तो फंडिंग गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास कोई फंडिंग नहीं आती, उनको फंडिंग के तौर पर बच्चों की फीस ही मिलती है। तो इसे चेंज करना डिफिकल्ट होगा। एक और कॉन्स यह भी हो सकता है कि 3 लैंग्वेज सिस्टम जो है वह भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि तमिलनाडु जैसी जगह में तमिल को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी और फिर हो सकता है इंग्लिश को दी जाए तो हिंदी को फिर से ऊपर ना रखा जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये इसके कॉन्स हो गए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो खत्म हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।